पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने इमैनुअल कांट के चिंतन के कुछ पक्षों का अध्ययन किया था और आज उन्हीं पक्षों को आगे बढ़ाते हुए उसके राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करना है। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया कि इमैनुअल कांट ये मानता है कि जो ज्ञान का जो स्वरूप है वो द्वैध है। एक ज्ञान ऐसा है जो कि जिसकी प्राप्ति में बुद्धि और इंद्रियों का प्रयोग होता है, यानी कुछ जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, जो ये जो दृश्य जगत है, इसका ज्ञान हमें बुद्धि और इंद्रियों के समन्वय से प्राप्त होता है। और इस प्रकार के ज्ञान को उसने एम्पिरिकल नॉलेज कहा है। यानी ये जो एम्पिरिकल नॉलेज है, इसमें वो डेविड ह्यूम के विचारों से काफ़ी प्रभावित होते हुए ये कहता है कि बुद्धि और इंद्रियों के समन्वय से हम इस दृश्य जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये जो दृश्य जगत है ये वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, यानी एक प्रकार से छाया जगत है। बहुत सारी चीज़ें हमें जो भासित होती हैं और उन भासित चीज़ों का, उन अपीयरेंसेस को हम अपनी बुद्धि और अपनी इंद्रियों की सहायता से ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। और जिसको कहते हैं अपीयरेंसेस, यहाँ पर जो ज्ञान होता है वो अपीयरेंसेस का होता है कि जो चीज़ें जिस रूप में हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन वो कहता है कि एक दूसरा जगत भी है जिसको वो नॉमिना कहता है या नॉमिनल वर्ल्ड कहता है, जहाँ पर थिंग्स इन देमसेल्व्स हैं, यानी वस्तुओं का शुद्ध स्वरूप जहाँ पर विद्यमान है और उनका ज्ञान प्रैक्टिकल रीज़न से होता है, व्यावहारिक बुद्धि से होता है। उसमें व्यावहारिक बुद्धि हमारी सहायता करती है, अर्थात उन सत्यों तक जो नॉमिनल वर्ल्ड के जो सत्य हैं उन तक पहुंचने के लिए जो कॉन्शियंस है या जो मॉरल विल हमारी है वो उनकी सहायता से उन सत्यों को हम जान सकते हैं। जो ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ्स हैं उनको हम उसके द्वारा जान सकते हैं, लेकिन जो एम्पिरिकल ट्रुथ्स हैं उनको जानने का तरीका ये है कि इसमें इंद्रियों और बुद्धि की सहायता से हम उनको जान सकते हैं। तो इस प्रकार का एक बाइफर्केशन, इस प्रकार का वो एक विभाजन करता है। और साथ ही साथ वो ये कहता है कि मनुष्य के भी दो पक्ष हैं, मानवीय जीवन के भी दो पक्ष हैं। एक हमारा हाइपोथेटिकल सेल्फ है, एक हमारा एम्पिरिकल सेल्फ है, और एक हमारा ट्रांसेंडेंटल या नॉमिनल सेल्फ है। यानी जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, जो हमारी पैशंस हैं, इम्पल्सेस हैं, डिज़ायर्स हैं, इनका संबंध हमारे भौतिक जीवन से है, हमारे फिनोमिनल एग्जिस्टेंस से है। और इन इच्छाओं को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं और उस प्रयास में बुद्धि और इंद्रियों की सहायता लेते हैं। और इस तरह की जो डिज़ायर्स हैं, जो इम्पल्सेस हैं, ये जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, यहाँ पर काजेशन, कार्य कारण का संबंध लागू होता है। कि अगर हमें, उदाहरण के तौर से, अगर हम कहते हैं कि अगर हमें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इफ़ देन का रिलेशन, ये जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, इस फिनोमिनल वर्ल्ड में इफ़ देन के रिलेशंस ऑपरेट करते हैं कि अगर आपको धन कमाना है तो ऐसा करना पड़ेगा, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये इफ़ देन के जो रिलेशन हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। और इस तरह से इस दृश्य जगत में हमारा कार्य व्यापार संचालित होता है। लेकिन इस दृश्य जगत में मनुष्य परतंत्र है,
जिसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया हेट्रोनामस है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी आपका ज्ञान है, जो कुछ भी आपके प्रयास हैं, वे बुद्धि और इंद्रिय पर आधारित हैं। और यहाँ इसलिए आप यहाँ पर जो पूर्ण सत्य है, जो परफेक्ट ट्रुथ है, उसको नहीं जान सकते। यहाँ पर आपकी पहुँच केवल रिलेटिव ट्रुथ से है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी भाषित होता है, हम उसको जितना भाषित होता उसको उतना ही समझ सकते हैं। हम उसके पीछे, अपीयरेंस के पीछे जो रियलिटी है, उस तक नहीं पहुंच सकते बुद्धि और इंद्रियों की सहायता से। तो इसलिए इसी तरह से जो कुछ भी हमारे प्रयास होते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, वो सब हमारे, उन सब का संबंध हमारे फिनोमिनल या हमारे एम्पिरिकल एग्जिस्टेंस से होता है। लेकिन हमारी एक दूसरी जो सदस्यता है वो एक ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड की है। हम एक परम जगत के भी सदस्य हैं, उसके भी निवासी हैं। और उस ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए, जहाँ पर हमको सत्य का पूर्ण दर्शन हो सकता है, यानी पूर्ण सत्य का, परफेक्ट ट्रुथ को हम जहाँ देख सकते हैं, जहाँ हम परफेक्ट नॉलेज को या प्योर नॉलेज को देख सकते हैं, तो उसको अप्रोच करने का तरीका हमारी मॉरल विल है। यानी जो हमारा कॉन्शियंस है, इसके द्वारा हम उस परम जगत के सत्य को या उसकी सत्ता को जान सकते हैं। और जब हम उस सत्य को जानते हैं, तब हम सही अर्थ में ऑटोनमस यानी स्वतंत्र होते हैं। यानी फिनोमिनल वर्ल्ड को जानने का जो तरीका है वो सेंसेस और रीज़न है, और जो नॉमिनल वर्ल्ड है, जो परम जगत है, उसको जानने का तरीका मॉरल विल है या कॉन्शियंस है। ये दो उपकरण हैं, और इन दो उपकरणों के द्वारा हम दोनों प्रकार की सत्ताओं को जान सकते हैं, ऐसा उसका मानना है। लेकिन हमारी जो वास्तविक स्वतंत्रता है, इसी से जुड़ा हुआ उसका मॉरल फ्रीडम का सिद्धांत है, जो कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उसकी एक महत्वपूर्ण देन माना जाता है। लेकिन यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि जो उसके राजनीतिक विचार हैं, जैसा कि मैंने उल्लेख किया था, वे उसके जीवन के उत्तरार्ध में लिखे गए ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। और उन ग्रंथों में 4 जो उसके ग्रंथ हैं वो मुख्य हैं। एक है आइडिया फॉर यूनिवर्सल हिस्ट्री, दूसरी पुस्तक है व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट, तीसरा है एलिमेंट्स ऑफ राइट, और चौथा है परपेचुअल पीस। ये 4 ग्रंथ हैं जिसमें हमें उसके राजनीतिक चिंतन का ज्ञान प्राप्त होता। लेकिन हाना आर्ट जिन्होंने कि इमैनुअल कैंट के ऊपर जिनके बड़े प्रसिद्ध व्याख्यान हैं, उन्होंने कहा है कि इन ग्रंथों को, जो राजनीतिक दृष्टि से लिखे गए जो ग्रंथ हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए वो इन ग्रंथों के समूह को 4th क्रिटिक कहती हैं। उसकी 3 जो क्रिटिक्स हैं उसका तो उल्लेख मैंने किया है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न और क्रिटिक ऑफ जजमेंट। ये तो मुख्यतः दार्शनिक विषयों से, तत्वशास्त्री विषयों से इनका संबंध है। लेकिन हाना आर्ट कहती हैं कि जो राजनीतिक विषयों पर भी उसने ये जो 4 ग्रंथ लिखे, ये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, और इन 4 ग्रंथों के समूह को उसकी 4th क्रिटिक माना जा सकता है, इसलिए इसका भी बड़ा महत्व है। तो ये जो ग्रंथ हैं, इन्हीं ग्रंथों में उसने अपने राजनीतिक या नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत उसका मॉरल फ्रीडम का या नैतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत है। मॉरल फ्रीडम से आशय ये है कि जब हम
अपने अंतःकरण के निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं, तब हम सही अर्थ में स्वतंत्र हैं। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो ये मॉरल फ्रीडम है कि जब हम अपने अंतःकरण के निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं तब हम सही अर्थ में स्वतंत्र हैं। ये सही स्वतंत्रता है। जब तक हम अपनी वासनाओं के, अपने स्वार्थों के आधार पर कार्य करते हैं तब तक हम परतंत्र हैं, हेट्रोनॉमस हैं। लेकिन जब हम अपने अंतःकरण के निर्देशों यानी अपनी नैतिक इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तब हम सही अर्थ में ऑटोनॉमस हैं, यानी स्वतंत्र हैं। एक अर्थ में ये रूसो ने जो एक डिस्टिंक्शन किया एक्चुअल विल और रियल विल का, उसी का पुनर्कथन है। क्योंकि रूसो भी कहता है कि जो हमारी स्वार्थपूर्ण इच्छा है, जिसको वो एक्चुअल विल कहता है, उसके अनुसार कार्य करने एक तरीका होता, उसके अनुसार हम कार्य करें, लेकिन उससे व्यक्ति और समाज का कल्याण नहीं होता। और एक हमारी रियल विल है, ये एक हमारी सद इच्छा है, जिसके अनुसार कार्य करने से व्यक्ति और समाज का हित होता है। तो उसी तरह से इमैनुअल कैंट, क्योंकि रूसो के चिंतन का भी इमैनुअल कैंट के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा, तो वो कहता है कि जब तक आपकी जो इच्छा है स्वार्थों पर, वासनाओं पर आधारित है, तब उस दृष्टि से जितने भी कार्य किए जाते हैं वे आपको परतंत्र बनाते हैं। यानी ये सब हाइपोथेटिकल, वो इनको कहता है हाइपोथेटिकल इम्परेटिव्स हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई हमें स्वार्थ साधन करने की प्रेरणा होती है। निष्काम भाव से यहाँ हम काम नहीं करते हैं, बल्कि सकाम भाव से स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने हित को पूरा करने के लिए बहुत सारी चेष्टाएं, क्रियाएं करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर उन चेष्टाओं को जब हम करते हैं तो फिर हम वस्तुतः हेट्रोनॉमस हैं, अनफ्री हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वासनाएं, हमारे स्वार्थों का हमारे ऊपर नियंत्रण है। इसलिए वो कहता है कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी को धन कमाना है तो फिर उससे कहा जाएगा भाई आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। तो जो धन कमाने की इच्छा है, वो धन कमाने की इच्छा जो है वो मुझको किसी खास तरीके से ही काम करने के लिए विवश कर देती है। तो ये जो पक्ष है मनुष्य का, यानी जो उसकी जो एक्चुअल विल है, जब वो एक्चुअल विल के अनुसार काम कर रहा है, जब अपने हाइपोथेटिकल सेल्फ के अनुसार काम कर रहा है, तब वो सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं है। लेकिन जो ये दृश्य जगत है, यहाँ पर सारा कार्य व्यापार इसी प्रकार से संचालित होता है। मनुष्य को सम्यक जो स्वतंत्रता मिलती है, जो ट्रू फ्रीडम है, वो तब है कि जब वो किसी कार्य को निष्काम भाव से करे। निष्काम कर्म का सिद्धांत तो भगवद गीता का सिद्धांत है, लेकिन कैंट जो कहना चाहता है वो लगभग इसी प्रकार की बात है। वो कहता है कि जब आप किसी कार्य को शुद्ध कर्तव्य की भावना से करते हैं, बिना हानि लाभ का विचार किए हुए, उसके अच्छे या बुरे क्या परिणाम होंगे इसकी चिंता किए बिना, ये समझ के कि ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, जिसको कैटेगोरिकल इम्परेटिव ऑफ ड्यूटी कहते हैं उसकी भाषा में। तो जब आप इन कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स ऑफ ड्यूटी के अनुसार काम करते हैं तब आप सही अर्थ में स्वतंत्र, और आपकी जो ऐसी इच्छा है वो सही अर्थ में नैतिक इच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं लेश मात्र भी स्वार्थ का भाव नहीं है। शुद्ध कर्तव्य भाव से प्रेरित होकर आप कार्य कर रहे हैं। तो ये जो मॉरल विल है, जब आप इस तरह की मॉरल विल के अनुसार जब मनुष्य आचरण करता है, व्यवहार करता है, तो फिर सही अर्थ में वो व्यक्ति को स्वतंत्र बनाने वाली चीज़।
भगवद गीता भी कहती है कि जब आप निष्काम कर्म करते हैं तब आप कर्म के बंधन से मुक्त होते जाते हैं। निष्काम कर्म के बंधन से मुक्त करता है। वैसे कर्म जो है वो हमको बंधन में जकड़ता है, लेकिन अगर हमारा कर्म निष्काम हो जाए, वहाँ पर कहा गया अगर वो भगवत समर्पित कर्म है, वो किसी समाज के या किसी अपने लाभ की दृष्टि से नहीं किया जाता, तो ऐसा कर्म तो मनुष्य को बंधन युक्त करता है। इमैनुअल कैंट कहते हैं कि जो मॉरल विल के अनुसार कार्य करने में ही व्यक्ति की सही अर्थ में स्वतंत्रता है। फ्रीडम इज ओबेइंग द कैटेगोरिकल इंपरेटिव्स ऑफ ड्यूटी। कर्तव्य के शुद्ध निर्देशों का पालन करना, स्पष्ट निर्देशों का पालन करना, यही स्वतंत्रता है। तो ये जो मॉरल फ्रीडम का जो सिद्धांत है, ये उसकी एक विशिष्ट देन है। उसका बड़ा महत्वपूर्ण विचार है कि जहाँ पर कर्तव्य को कर्तव्य भाव से किया जाए, ड्यूटीज फॉर देयर ओन सेक, किसी परिणाम की चिंता ना करते हुए, ना अच्छे ना बुरे, बल्कि ड्यूटीज़ को केवल अपने कि मेरा कर्तव्य है, केवल उसी पर अपने अंतःकरण को केंद्रित रखना, अपनी दृष्टि को केंद्रित रखना, ये सही अर्थ में नैतिकता है और इसी नैतिकता में हमारी स्वतंत्रता है। ये उसका मॉरल फ्रीडम का विचार। और जब हम इस तरह के विचार के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं या अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हम एक दूसरे जगत के नागरिक बनते हैं, और वो जगत है नॉमिना, परम जगत। या वो तो हालांकि वो ईश्वर वगैरह की धारणा को उस प्रकार से मानता नहीं, लेकिन वो एक प्रकार से दिव्य जगत के जब हम वासी होते हैं तब हमारी कार्य करने की इस प्रकार की दृष्टि होती है। तो इसलिए वो कहता है कि जो नॉमिनल वर्ल्ड है, जिस नॉमिनल वर्ड से हमारी नैतिक इच्छा की उत्पत्ति होती है और जिस नैतिक इच्छा के बल से की सामर्थ्य से हम कर्तव्य अकर्तव्य को पहचान लेते हैं, जो काम हम बुद्धि से या इंद्रियों से नहीं कर सकते, केवल कॉन्शियंस के बेसिस पर ही हम ड्यूटी नॉन ड्यूटी को, कर्तव्य अकर्तव्य को पहचानते हैं, ये हमारा ज्ञान प्राप्ति का एक दूसरा तरीका है। तो इस प्रकार से वो अपने नैतिक स्वतंत्रता, और वो कहता है कि इस नैतिक स्वतंत्रता मनुष्य में ये जो नैतिक बोध है, जो नीति बोध है, जो मॉरल विल है, ये तथ्य मुझे बहुत चमत्कृत करता है। और उसका एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि संसार में दो ही चीज़ें मुझे चमत्कृत करती हैं, एक नक्षत्रों से युक्त आकाश और दूसरा मनुष्य के अंदर विद्यमान नैतिक इच्छा। Two things fill the mind with ever increasing awe and admiration: the starry heavens above and the moral law within. ये दो चीज़ें वो कहता है कि मेरे लिए मुझे चमत्कृत करती हैं। जब मैं नक्षत्र खचित आकाश को देखता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। और इसी तरह से जब मनुष्य के अंदर ये जो मॉरल लॉ विद्यमान है, ये जो नीति बोध विद्यमान है, जो कि ब्रह्मांड में और किसी के पास नहीं है, इसको देखकर भी मुझे बड़ा आनंद होता है, आश्चर्य होता है कि ये नीति बोध कहाँ से आता है। जाहिर है ये मॉरल विल जो है वो उस नॉमिनल वर्ल्ड की सदस्यता से उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से उसने, यानी आगे चल के ग्रीन ने जो बात कही, एक प्रकार से इमैनुअल कैंट उसी बात को कहता है कि हर कार्य को करना स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि जो करणीय कार्य हैं, जो वर्थ डूइंग हैं, या जो आनंद योग्य आनंद हैं, जो वर्थ
एंजॉइंग चीज़ें हैं उनको एंजॉय करना, जो वर्थ डूइंग काम है उनको करना, ये स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से ये सारी आदर्शवादी जो राजनीतिक चिंतन की धारा है वो इस मॉरल फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को मानती है। थोड़ा बहुत उसकी व्याख्या में भेद है, ईगल और इमैनुअल कैंट में भी भेद है, लेकिन वो ये मानते हैं कि फ्रीडम का बेसिस मॉरलिटी होता है, फ्रीडम का बेसिस मॉरल विल होती है। जो चीज़ हमको नैतिक रूप से हमारा उत्थान करे वही कार्य सही अर्थ में हमें स्वतंत्र बनाते हैं, और जो कार्य हमको नैतिक रूप से पतित करें वे वस्तुतः हमको परतंत्र बनाते हैं। तो इस तरह से उसने ऑटोनॉमी और हेटेरोनॉमी के द्वंद्व को स्पष्ट किया। तो ये उसका एक महत्वपूर्ण विचार है। अब जहाँ तक दूसरे जो पक्ष हैं राजनीतिक चिंतन के, उसमें वो राज्य की अवधारणा पर वो भी विचार करता है, और राज्य की अवधारणा पर विचार करते हुए वो ये कहता है कि राज्य की जो संस्था है उसकी आवश्यकता क्यों है, वाई इज स्टेट नेसेसरी। क्योंकि आदर्शवादी परंपरा में, जो आधुनिक आदर्शवादी दृष्टिकोण है, उसमें राज्य को एक पॉजिटिव गुड माना जाता है, एक सकारात्मक संस्था, एक श्रेष्ठ संस्था माना जाता है, जो कि लिबरल थ्योरी में नहीं माना जाता, जहाँ पर राज्य को वो लोग नकारात्मक संस्था के रूप में देखते हैं। तो इमैनुअल कैंट भी राज्य को एक पॉजिटिव गुड मानता है, लेकिन ये पॉजिटिव गुड अगर है तो कैसे, ये सवाल उठता है। इमैनुअल कैंट कहता है कि राज्य की संस्था इसलिए अति आवश्यक है, या उसके बिना इसलिए मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो मॉरल विल को एक्सरसाइज करने के लिए, इस नैतिक इच्छा के अनुसार व्यक्ति काम करे, इसके लिए जो वातावरण है, जो परिवेश है, वो बनाने का काम राज्य करता है। हर व्यक्ति में नैतिक इच्छा विद्यमान है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उस नैतिक इच्छा के अनुसार आचरण करने में, व्यवहार करने में बहुत सारे अवरोध भी आते रहते हैं, समाज की ओर से, दूसरे व्यक्तियों की ओर से, और कभी अपनी तरफ से भी आते रहते हैं। इसलिए मॉरल विल तो प्रेजेंट है व्यक्ति में, हर व्यक्ति में प्रेजेंट है, और यही व्यक्ति की सबसे बड़ी विशिष्टता है। इमैनुअल कैंट को जो व्यक्तिवादी कहा जाता है, उसका एक कारण ये भी है कि वो व्यक्ति में इस नैतिक इच्छा की, हर व्यक्ति में इस नैतिक इच्छा की उपस्थिति को एक बहुत बड़ा तत्व मानता है, और ऐसे व्यक्ति की गरिमा और महत्ता सुरक्षित रहे, इस पर वो बहुत बल देता है। तो ये जो मॉरल विल है वो हर व्यक्ति के अंदर प्रेजेंट तो है, लेकिन इस मॉरल विल को एग्जीक्यूट करने में, एक्सरसाइज करने में बहुत सारे अवरोध आते रहते हैं। समाज में तमाम ऐसे तत्व होते हैं जो कि अनैतिक आचरण करते हैं, और वे अवरोध उत्पन्न करते रहते हैं। कभी कभी हम अपने प्रमादवश, अपने आलस्यवश, अपनी नैतिक इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पाते। तो इसलिए राज्य की संस्था अगर नहीं होगी तो इस नैतिक इच्छा के अनुसार समाज संचालित नहीं हो पाएगा। इसलिए राज्य की आवश्यकता है, और इसलिए राज्य एक मॉरल कम्युनिटी है। लिबरल्स की तरह वो कोई सोशो इकोनॉमिक एसोसिएशन नहीं है, बल्कि एक मॉरल कम्युनिटी है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द स्टेट मेक्स इट पॉसिबल, मेक्स द प्रिविलेंस ऑफ मॉरल विल पॉसिबल, कि राज्य की उपस्थिति से ही नैतिक इच्छा के अनुसार व्यक्ति व्यवहार कर सकता है, आचरण कर सकता है। इसलिए न केवल राज्य एक नैतिक संस्था है, मॉरल इंस्टीट्यूशन है, बल्कि राज्य बहुत आवश्यक संस्था है, और इसलिए ये राज्य का जस्टिफिकेशन है।
यानी जो बात ग्रीन ने कही कि राज्य का काम नैतिकता के मार्ग में आने वाले अवरोधों को दूर करना, इसलिए राज्य है। ये राज्य का जस्टिफिकेशन है, ये राज्य का औचित्य है, टू हिंडर द हिंड्रेंसेस टू मॉरल लाइफ, जैसा कि टी.एस. ग्रीन ने कहा। तो वही बात लगभग इमैनुअल कैंट भी कहता है। तो एक तो ये बात है कि राज्य की आवश्यकता इसलिए है, लेकिन वो राज्य की उत्पत्ति के विषय में कुछ अनुबंध जैसी धारणा का प्रयोग करता है, कॉन्ट्रैक्ट के आइडिया का प्रयोग करता है कि राज्य की उत्पत्ति के प्रश्न पर। हालांकि वो बड़ा स्पष्ट सा है, लेकिन फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट के आइडिया का प्रयोग किया है। अब कॉन्ट्रैक्ट का जो विचार है, अनुबंध का जो विचार है कि राज्य की उत्पत्ति अनुबंध से हुई, ये तो एक्चुअली उदारवादी जो राजनीतिक चिंतन है उसकी विशेषता रही। किसी भी आदर्शवादी राजनीतिक चिंतक ने अनुबंध के विचार को स्वीकार नहीं किया। कैंट भी स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करता कि राज्य की उत्पत्ति अनुबंध से हुई है। ठीक वैसे जैसे कि रूसो कि बावजूद इसके कि उसके ग्रंथ का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कहीं भी वो स्पष्ट रूप से ये बात नहीं कहता उस ग्रंथ में कि अनुबंध के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो यही एक डायलेमा, यही एक दुविधा इमैनुअल कैंट के सामने है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के विचार का, उसको एक कहता है आइडिया ऑफ रीज़न के तौर से उसको स्वीकार करता है, एक विचार के तौर से स्वीकार करता है। हिस्टोरिकली स्टेट ऐसे आया, ऐसा वो नहीं मानता कि राज्य की उत्पत्ति ऐसे ऐतिहासिक दृष्टि से अनुबंध से हुई थी, ऐसा तो वो नहीं मानता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को आइडिया ऑफ रीज़न के तौर से, एक तर्क के तौर से स्वीकार करता। और क्यों स्वीकार करता? वो कहता है कि भाई कभी जब मनुष्य मानव मात्र रहता होगा पहले, तो आपस में तरह तरह के संघर्ष और द्वंद्व रहते होंगे, क्योंकि समाज में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के लोग होते हैं। लिहाजा समाज में धीरे धीरे उसके कारण अराजकता रहती रही होगी, और इसलिए किसी स्टेज पर आवश्यकता राज्य की समझी गई कि इन अराजक तत्वों को, इन अनैतिक तत्वों को, इन उद्दंड लोगों को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो इसके लिए राज्य को बनाने की शायद आवश्यकता पड़ी होगी। यानी इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्शन है, रियलिटी नहीं है। कि वास्तव में अनुबंध हुआ ऐसा तो वो नहीं मानता, किसी हिस्टोरिकल कॉन्ट्रैक्ट को तो भी नहीं मानता, लेकिन वो लॉजिकली इस बात को मानता है कि शायद पहले अराजक दशा रही होगी और बाद में कालांतर में उसकी कठिनाइयों को, उसकी असुविधाओं से बचने के लिए राज्य की संस्था अस्तित्व में आई होगी। ऐसी वो कल्पना करता है, ऐसा वो कुछ विचार प्रतिपादित करता है। तो इस तरह से उसके राज्य की उत्पत्ति के विषय में, उसके चिंतन में एक बड़ी अस्पष्टता है, ठीक वैसे ही कि जैसे कि रूसो में वो हमें प्राप्त होती है। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि वो कोई बहुत स्पष्ट रूप से राज्य की उत्पत्ति को अनुबंधात्मक ऐतिहासिक रूप से नहीं मानता। एक ये दूसरा पक्ष उसके चिंतन का ये है। तो इसलिए वो हिस्टोरिकल कॉन्ट्रैक्ट को तो नहीं, लेकिन हाँ आइडिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का उल्लेख अपने ग्रंथ में अवश्य करता है। फिर वो कहता है कि राज्य महत्वपूर्ण तो है, लेकिन राज्य से ज़्यादा महत्व व्यक्ति का होता। उसके अंदर ये जो व्यक्तिवादी तत्व विद्यमान है, जो ये उदारवादी तत्व विद्यमान है, इसके कारण वो एक बड़ी अटपटी सी बात कहता है। आइडियलिस्ट ट्रेडिशन के लिए एक बड़ी अटपटी सी स्थिति है। वो कहता है कि राज्य एक लीगल इंस्टीट्यूशन है, एक नैतिक संस्था है। मॉरल लॉ को अपने लॉज में इनकॉर्पोरेट करने वाली संस्था राज्य है।
यानी जो मॉरल विल है, जो कि यूनिवर्सल विल है, हर व्यक्ति में विद्यमान होती है, उस यूनिवर्सल विल के आधार पर कानून बनाना ये राज्य का दायित्व होता है। इसलिए वो कहता है कि जो लॉ है वो इमेनेशन ऑफ रीजन है, यानी बुद्धि का परिणाम है, नैतिक इच्छा का परिणाम है। इस अर्थ में वो नेचुरल लॉ ट्रेडिशन को मानता है, जबकि कोई दूसरा आदर्शवादी नेचुरल लॉ ट्रेडिशन को नहीं मानता, लेकिन इमैनुअल कैंट मानता है। मध्ययुगीन प्रभाव भी उसके ऊपर दिखाई पड़ता है, क्योंकि मध्य युग में उदाहरण के तौर से हम लोगों ने पढ़ा, एक्विनास ने भी कहा कि लॉ इज एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन। तो इमैनुअल कैंट भी मानता है कि कानून का आधार नैतिक इच्छा होती है, जो कि हर व्यक्ति में विद्यमान होती है। लॉ का बेसिस मॉरल विल है, जो कि हर व्यक्ति में विद्यमान है। उसी का क्रिस्टलाइजेशन लॉ होता है। एक बात तो ये कहता है, यानी जो यूनिवर्सल मॉरल विल है, उस यूनिवर्सल मॉरल विल को एक कोड के रूप में, एक टेंजिबल लॉ के रूप में प्रस्तुत करना ये राज्य का काम होता है। इसलिए राज्य एक लीगल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वो लॉ के माध्यम से, इसी लॉ के माध्यम से वो काम करती है, इसी लॉ को इन्फोर्स करती है उस समाज में, जिससे कि जो बुरे लोग हैं उनको दंडित करती है और जो अच्छे लोग हैं उनका मार्ग प्रशस्त करती है, इसी लॉ के बेसिस पर। तो यही जो कानून है, यही राज्य के संचालन का आधार होता है। और इस कानून के प्रयोग में उसको प्रायः शक्ति का भी, फोर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इतना सब कहते हुए भी वो ये नहीं कहता हॉब्स की तरह कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। वो ये नहीं कहता। वो कहता है कि फोर्स जो है वो एक सब्सिडरी चीज है। लॉ को फॉर्मुलेट करने, लॉ का सोर्स कोई सॉवरेन नहीं होता है। लॉ का सोर्स तो मॉरल विल है, यूनिवर्सल मॉरल लॉ है। जो सॉवरेन होता है वो उसके केवल कोडिफाई करता है, उसको व्यवस्थित रूप प्रदान करता है और उसके पीछे शक्ति का बल देता है कि जिससे कि जो लोग इसके अनुसार काम ना करें उनको दंडित किया जा सके। और लॉ का उद्देश्य क्या होता है? फ्रीडम को इंश्योर करना, एनहेंस करना। यानी उसने तीन शब्दों के संबंध को स्पष्ट किया, तीन कॉन्सेप्ट्स के संबंध को स्पष्ट किया, फोर्स, फ्रीडम और लॉ। लॉ का आधार नैतिक, सार्वभौमिक नैतिकता होती है, पहली बात। इस प्रकार के लॉ का उद्देश्य स्वतंत्रता का संवर्धन करना होता है। ऐसा करने में यदा कदा शक्ति का भी उपयोग करना पड़ता है। तो इसलिए तीनों इंटीग्रेटेड हैं, लॉ और फ्रीडम और फोर्स, ये तीनों इंटीग्रेटेड हैं, तीनों एक में समाये हुए हैं। और इसको सबको संपादित करने की जिम्मेदारी लॉ के माध्यम से ये राज्य की होती है। इसलिए राज्य एक लीगल इंस्टीट्यूशन है, एक वैधानिक संस्था है, ऐसा उसका मानना है। और इसी से जुड़ा हुआ ये है कि भाई अगर कोई कानून का पालन नहीं करता तो उसके लिए फिर पनिशमेंट है। अगर राज्य के अंतर्गत रहने वाला कोई भी व्यक्ति या कोई समूह कानून का पालन नहीं करता तो उसके लिए दंड की व्यवस्था है, दंड का विधान होता है। बिना दंड के कानून की व्यवस्था को बनाए रखना बड़ा कठिन होता है। लेकिन दंड क्यों दिया जाता है, इसको लेकर उसने एक भिन्न दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। उदाहरण के तौर से हम लोगों ने बेंथम के संदर्भ में देखा कि बेंथम कहता है कि दंड देने का उद्देश्य सुधारात्मक है, रिफॉर्मेटिव है। दंड इसलिए दिया जाता है जिससे ही व्यक्ति का सुधार हो जाए। इसी तरह से
इसके पहले भी दंड का एक सिद्धांत ये रहा है कि प्रतिरोधात्मक डिटरेंस थियरी ऑफ पनिशमेंट, यानी दंड इसलिए दिया जाता है जिससे कि समाज को सबक मिले कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे गड़बड़ काम तो ये दंड हमें भी मिल सकता है। तो डिटरेंस का उद्देश्य होता है पनिशमेंट में कभी कभी। तो ना तो वो रिफॉर्मेटिव व्यू को मानता है ना वो डिटरेंस के व्यू को मानता है। वो कहता है कि दंड तो वेजेस ऑफ सिन है, क्रिश्चियनिटी में जो बात कही गई, पाप का भुगतान है। पनिशमेंट इज द वेजेस ऑफ सिन, रिट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं कि आपने ऐसा किया है तो आप इस पाप का दंड भुगतिए। नेचुरल है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको मिलेगा। तो वो रिट्रीब्यूशन मानता है कि दंड का उद्देश्य रिट्रीब्यूशन है, अपराधी से बदला लेना है, उसको एहसास कराना है कि उसने जो पाप किया है तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए वो पनिशमेंट को वेजेस ऑफ सिन मानता है। क्रिश्चियनिटी में भी कुछ इसी प्रकार का विचार रहा है। तो इस तरह से वो कानून और राज्य और दंड के अंतर संबंधों के ऊपर विचार करता है। तो राज्य को तो वो महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन व्यक्ति को राज्य से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। अब ये एक विरोधाभास आदर्शवादी राजनीतिक चिंतन की परंपरा में जो कैंट में दिखाई पड़ता है, उसके ऊपर भी वाहन वगैरह ने विचार किया है, जिसका कि आगे चल के उल्लेख करेंगे कि ये एक विरोधाभास है कि यद्यपि राज्य आवश्यक है, राज्य की महत्ता को स्वीकार करता है, राज्य एक मॉरल इंस्टीट्यूशन भी मानता है, लेकिन वो व्यक्ति को राज्य से उच्चतर मानता है। और उसका तर्क बहुत सीधा है कि जो व्यक्ति होता है वो राज्य की क्रिएशन नहीं होता। राज्य, इंडिविजुअल्स आर नॉट द क्रिएशंस ऑफ द स्टेट। उनका अपना व्यक्तित्व है और हर व्यक्ति के पास एक मॉरल विल है। किंगडम ऑफ एंड्स, जो इसने एक फ्रेज का प्रयोग किया कि हर व्यक्ति अपने में साध्य है, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही विलक्षण देन है, और वो विलक्षण देन है कि हर व्यक्ति के पास एक मॉरल विल है, और ये मॉरल विल उसकी पर्सनालिटी को डिग्निटी देती है, सैंक्टिटी देती है, जिसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। तो इसलिए व्यक्ति जो है वो कोई राज्य की कृपा पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति की अपनी स्वायत्तता है, अपनी स्वतंत्रता है। उसका सम्मान करना, उसका संवर्धन करना, ये राज्य का उद्देश्य होता है। तो इसलिए वो आदर्शवादी परंपरा के अंतर्गत रहते हुए भी एक बड़ा प्रखर व्यक्तिवादी विचारक के रूप में हमारे सामने आता है। और इसीलिए वो, और फिर एक दूसरी चीज़ कि राइट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं देता। व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण स्थान देने के बावजूद, जैसा कि लिबरल थियरी में हुआ, उदारवादी राजनीतिक परंपरा में हुआ, कि वे व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि अंततः वो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार भी प्रदान करते हैं। राइट ऑफ रेजिस्टेंस, खासतौर से लॉक के संदर्भ में हम लोगों ने ये देखा। लेकिन कैंट राइट ऑफ रेजिस्टेंस प्रदान नहीं करता। बाकी सारे राइट्स और लिबर्टीज़ व्यक्ति को प्राप्त हैं ऐसा वो मानता है, लेकिन राइट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं देता, क्योंकि वो कहता है कि राज्य जो है वो प्रीकंडीशन है व्यक्ति के अस्तित्व की। अगर राज्य की संस्था ना हो तो व्यक्ति का जीवन बिखर जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, अराजकता की स्थिति पैदा हो जाए। इसलिए राज्य का विरोध करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, और उसको वो कहता है कि इनएक्सपिएसिबल सिन, एक बड़ा महापाप है किसी राज्य के विरोध के अधिकार की बात करना, एक महापाप है।
कार्डिनल सिन है, एक महापाप है, ऐसा वो मानता है। इसलिए वो राज्य के सारे महत्व को स्वीकार करते हुए और व्यक्ति की स्थिति को एक साध्य के रूप में चित्रित करते हुए, क्योंकि जो उसने मैगजिम्स बताई हैं मॉरल लॉ की, उसमें एक मैगजिम ये है कि हर व्यक्ति को साध्य के रूप में देखा जाए, किसी को भी साधन के रूप में ना देखा जाए। तो बावजूद इसके कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, बावजूद इसके वो राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार व्यक्ति को प्रदान नहीं करता। और इस कारण भी उसकी बड़ी आलोचना हुई है कि वो इतना आर्च कंजर्वेटिव, अति अनुदारवादी दृष्टिकोण उसका है कि सब कुछ राज्य मान लिया करता रहे, फिर भी व्यक्ति उसका विरोध या उसके खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकता। ऐसा आलोचकों ने उसके ऊपर आरोप भी लगाया है। और फिर अंत में उसने एक प्रगति का और विश्व शांति का एक विचार दिया, बल्कि प्रगति का लक्ष्य विश्व शांति या अखंड शांति माना। अब 18वीं शताब्दी में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रबोध काल में एक विचार बहुत प्रचलन में था, और वो विचार था आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, प्रगति का विचार, कि मानव जाति निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है। और इसको अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से चित्रित किया। एक तरह से ये एनलाइटनमेंट फिलॉसफी का की आइडिया था, एक केंद्रीय विचार था। कैंट भी इससे अप्रभावित नहीं रह सका, वो भी एनलाइटनमेंट के दौर का ही विचारक है, तो वो इससे मुक्त नहीं रह सका। और उसने भी प्रगति के सिद्धांत का उल्लेख किया है, और प्रगति का जो अंतिम पड़ाव है वो उसने परपीचुअल पीस यानी अखंड शांति को माना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो तमाम 18वीं शताब्दी में प्रबोध काल में जो कई विद्वान आए जिन्होंने अपने अपने इतिहास सिद्धांत दिए, और सब ने अपने अपने पड़ाव बताए कि इतिहास को यहाँ तक पहुँचना है, ये गंतव्य है इतिहास का, चाहे वो कांट हो, चाहे वो मार्क्स हो, ये और दूसरे लोग भी थे, हॉलबॉक वगैरह भी। तो उसी तरह से इमैनुअल कैंट ने कहा कि प्रगति निरंतर हो रही है, और प्रगति का जो अंतिम लक्ष्य है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है, संप्रभु राज्यों का संघ, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस आजकल है। और जब वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की स्टेज आ जाएगी विकास होते होते, तो विश्व में अखंड शांति स्थापित हो जाएगी। और इस विषय पर उसने ग्रंथ की रचना भी की, जिसका कि टाइटल है परपीचुअल पीस। तो वो भी कहता है कांट के लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की तरह कि एक दौर था जबकि राज्य के अंदर कलह होता रहता था, संघर्ष होता रहता था। धीरे धीरे मनुष्य में बुद्धि का विकास हुआ, और मनुष्य ने उस कलह से, उन संघर्षों से मुक्त होकर राज्यों की स्थापना की। लेकिन फिर राज्यों के बीच संघर्ष और कलह होता है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य की सद्प्रवृत्तियों का विकास होगा, मनुष्य की मॉरल विल का विकास होगा, मनुष्य की बुद्धि विवेक का विकास होगा, वैसे वैसे एक तीसरी स्टेज आएगी कि जब राज्यों का एक संघ स्थापित होगा। और जब राज्यों का संघ स्थापित हो जाएगा तब विश्व शांति अखंड रूप से विद्यमान रहेगी। और ऐसा उसने, तो इसलिए उसने प्रगति का सिद्धांत भी दिया, और इस प्रगति का जो गंतव्य है वो विश्व शांति को माना कि एक ऐसा दौर आने वाला है कि जबकि, क्योंकि उस समय यूरोप में बहुत सारे संघर्ष हो भी रहे थे, तो उसने इस तरह के एक दौर की परिकल्पना की जब ये सारे संघर्ष समाप्त हो जाएंगे और एक अखंड शांति का दौर प्रारंभ होगा। तो ये कुछ प्रमुख उसके विचार हैं।
राजनीतिक दृष्टि से। अब अंत में अगर हम उसका मूल्यांकन करें तो 2-3 बातें उसके विषय में कही जा सकती हैं। सबसे पहली बात तो जो हांस रीस जिन्होंने की उसकी राजनीतिक रचनाओं पर उसकी पॉलिटिकल राइटिंग्स को संपादित किया और उसका एक उसके पहले एक बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन लिखा है। हांस रीस नाम के एक जर्मन विचारक हुए। उन्होंने इमैनुअल कैंट को राजनीतिक चिंतक माना जाए या ना माना जाए, ये प्रश्न उठाया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इमैनुअल कैंट को एक फिलासफर या एक मॉरल फिलासफर ही लोग ज़्यादातर मानते हैं। हांस कहता है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड है, जहाँ पर अंग्रेज़ी भाषा बोली जाती है, वहाँ के जो विद्वान हैं वो इस विचार के रहे हैं कि इमैनुअल कैंट को राजनीतिक चिंतक नहीं माना जा सकता। और वो कहते हैं कि इमैनुअल कैंट का राजनीतिक दृष्टि से महत्व केवल इतना माना जाता है कि भाई वो हीगल का पूर्वज था, फोर रनर ऑफ हीगल, इतना वो मानते। यानी एक प्रकार से इमैनुअल कैंट ने हीगल के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। कुछ लोग कहते हैं कि उसको जो है उसका जो राजनीतिक चिंतन है वो एक एक्सीडेंटल बाई प्रोडक्ट है, कि उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो तो उसकी फिलोसफिकल राइटिंग्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, ये उसके मेन प्रोडक्ट्स हैं। और फिर जो एक्सीडेंटली उसने कुछ राजनीतिक विषयों पर भी उसका ध्यान गया तो कुछ उसने भी लिख दिया। तो वो जो उसकी राजनीतिक रचनाएं हैं वो सब एक्सीडेंटल बाई प्रोडक्ट्स हैं। और वो कहते हैं कि वो कोई मास्टरपीसेस नहीं है, जैसा कि क्रिटिक्स उसकी मास्टरपीस मानी जाती हैं, कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं। तो उस प्रकार की उसने कोई राजनीतिक दृष्टि से कोई कालजयी रचना नहीं लिखी, और इसलिए कोई उसने पॉलिटिक्स में कोई मास्टरपीस नहीं लिखा। और शायद उसका कारण ये है, वो कहता है कि हांस रीस ये कहते हैं कि शायद उसका कारण ये है कि जो कैंट के अध्येता रहे हैं वे कैंट की क्रिटिक्स से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं, या ये जो कैंट की क्रिटिक्स हैं वो इतनी फॉर्मिडेबल हैं कि उधर ध्यान ही नहीं गया, राजनीतिक रचनाओं को या उनका मूल्यांकन करने का ध्यान की तरफ ध्यान ही नहीं गया। ऐसा शायद हुआ क्योंकि क्रिटिक्स इतनी फॉर्मिडेबल राइटिंग्स हैं कि उनके आगे ही उसकी राजनीतिक रचनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं दिखाई पड़ती। ये सब समस्याएं एक राजनीतिक चिंतक के रूप में कैंट का मूल्यांकन करने के साथ जुड़ी हैं, जिसका उल्लेख हांस रीस ने किया। लेकिन वो बाद में ये कहता है, निष्कर्ष निकालता है कि हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी ग्रोज ऑर्गेनिकली आउट ऑफ हिज एथिकल फिलॉसफी, कि उसका जो राजनीतिक चिंतन है वो उसके तत्वशास्त्रीय चिंतन से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, उसी से निकलता है, उसी से ग्रो करता है। और जैसा कि मैंने राज्य के सिद्धांत के संदर्भ में बताया कि जो मॉरल लॉ है, और जो मॉरल लॉ की या जो कैटेगरिकल इम्पेरेटिव्स ऑफ ड्यूटी की जो धारणा है, जो कि उसकी एक दार्शनिक धारणा है, वही मॉरल लॉ या वही कैटेगरिकल इम्पेरेटिव्स को सोसाइटी में पालन कराने के लिए स्टेट होता है, कि इसी मॉरल विल को एग्जीक्यूट करने के लिए राज्य होता है। यानी जो पब्लिक ड्यूटी है, जो पॉलिटिकल ड्यूटी है, वो ये कि इन कैटेगरिकल इम्पेरेटिव सब ड्यूटी के आधार पर समाज का संचालन हो। तो राज्य की संस्था का जो एक नैतिक प्रयोजन है, उस यूनिवर्सल मॉरल लॉ को इन्फोर्स करना, उसकी महत्ता से लोगों को परिचित कराना, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी फ़िलासफ़ी और उसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का कोई रिलेशन नहीं है।
या आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो उधर ही यानी मॉरल फिलॉसफी की तरफ या एपिस्टेमोलॉजी में उसकी मुख्य रुचि थी या उसका ध्यान था, इधर तो वो एक्सीडेंटली कभी कभी कुछ बात कह देता है। तो इसलिए हांस रीज मानते हैं कि हिज पॉलिटिकल थियोरी ग्रोज ऑर्गेनिकली आउट ऑफ हिज क्रिटिकल फिलॉसफी। उसकी क्रिटिकल फिलॉसफी और उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी के बीच एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप। तो एक तो ये बात है उसके मूल्यांकन में। दूसरी बात, एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए डी रिगोरो, उन्होंने इस पक्ष की ओर ध्यान दिया कि यद्यपि वो आदर्शवादी राजनीतिक चिंतन की परंपरा का दार्शनिक है, लेकिन फिर भी उसके अंदर व्यक्तिवाद या व्यक्ति की महत्ता का प्रश्न बहुत प्रबल है। और वो इसलिए प्रबल है क्योंकि बावजूद इसके कि वो राज्य को एक महत्वपूर्ण संस्था मानता है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो क्रीचर्स हैं स्टेट के, ये मानने को वो तैयार। ये उसकी महत्ता का दूसरा कारण है। और इस अर्थ में डी रिगोरो कहते हैं कि वो फिलासफर ऑफ रेवोल्यूशन है, वो क्रांति का दार्शनिक है। जब वो उसको फिलासफर ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं तो उसका आशय ये है कि जैसे कि दो क्रांतियाँ थीं जिनको कि इमैनुअल कांट ने अपने जीवन काल में देखा था और जिसका प्रभाव भी उसके ऊपर था। एक अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 की और दूसरी फ्रेंच रेवोल्यूशन। दोनों क्रांतियां व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए होने वाली क्रांतियां थी। यानी दोनों क्रांतियों में जो व्यक्ति था वो साध्य के रूप में था। उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उसके ऊपर जो आतंक हो रहा था, उसके ऊपर जो अधिनायकवाद स्थापित हो रहा था, उसके विरुद्ध क्रांतियां थी। इमैनुअल कैंट भी इसी काम को अपने दर्शन के माध्यम से करता है कि व्यक्ति की गरिमा को, उसकी पवित्रता को, उसकी स्वायत्तता की रक्षा करने का कार्य वो दार्शनिक के रूप में करता है। तो इसलिए डी रिगोरो ही कहते हैं कि व्यक्ति, और जब दूसरी बात ये भी विद्वानों ने ये अंतर भी किया है कि एक तो इंडिविजुअल और दूसरा ह्यूमन स्पीशीज, मानव जाति, मानव मात्र की क्या महत्ता है ना। जब उसने कहा कि दो ही चीज़ें मुझे चकित करती हैं, तो उसमें कहता कि मॉरल लॉ विद इन, यानी एक मॉरल लॉ जो मनुष्य के अंदर विद्यमान है, जो मानव जाति के अंदर विद्यमान है, ये बड़ी विलक्षण चीज़ है। ये संसार में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। ये मॉरल सेंस मनुष्य के अलावा कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो ये जो ह्यूमन स्पेशीज़ की जो महत्ता है, विशिष्टता है, इसी जो कि व्यक्तियों में प्रकट होती है, विभिन्न व्यक्तियों में, हर व्यक्ति में, वो निर्धन हो, धनी हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, ये नीति बोध हर व्यक्ति में जो विद्यमान है, ये इमैनुअल कैंट ने जिस प्रकार से रेखांकित किया, ये उसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है राजनीतिक चिंतन के इतिहास में। इसलिए वो राज्य को इतना महत्वशाली नहीं बताता कि उसमें व्यक्ति की गरिमा या उसकी स्वायत्तता विलुप्त हो जाए, जैसा कि हम लोग हीगल में देखेंगे। ये जिसके लिए एल.टी. हाउस ने कहा हीगल की आलोचना करते हुए कि ही ग्लोरीफाइड स्टेट टू मिस्टिकल हाइट्स, कि राज्य को इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि वो रहस्यात्मक ऊंचाइयों तक चला गया, व्यक्ति उसमें विलुप्त हो गया। ये काम उसने नहीं किया। राज्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए भी उसने व्यक्ति की स्वायत्तता को सुरक्षित रखने का काम किया, जिसका समकालीन चिंतन में उदारवादियों के ऊपर जिसका गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन अब यहीं पर एक पक्ष है जिसको कि वाहन ने, जो कि एक बहुत बड़े समीक्षक हुए राजनीतिक चिंतन के इतिहास में, जिसको उन्होंने पॉइंट आउट किया कि यही द्वंद्व पैदा कर देता है, एक डायलेमा पैदा कर देता है इमैनुअल कैंट में, कि उसको इधर रखा जाए या इधर रखा जाए, उसको इंडिविजुअलिस्ट माना जाए या उसको आइडियलिस्ट माना जाए।
यानी क्लियर कट तरीके से आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। और वाहन कहते हैं कि ही वॉज नेवर श्योर ऑफ द मीनिंग ऑफ मॉरल फ्रीडम एंड ही वेवर्ड बिटवीन टू एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्शंस ऑफ द स्टेट, कि वो राज्य की दो बिल्कुल भिन्न धारणाओं के बीच घूमता रहता है। व्यक्तिवादी भी है, आदर्शवादी भी है, कभी स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादन करने में बड़ी स्पष्टता भी दिखाई पड़ती है कि वो स्वतंत्रता को अंततः किस रूप में देखता है। तो ये जो डायलेमा है, वाहन ऐसा मानते हैं कि ये जो व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखते रखते वो एक दुविधा में भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। व्यक्ति राज्य संबंधों को लेकर कोई बहुत क्लैरिटी हमें इमैनुअल कैंट में शायद दिखाई नहीं पड़ती, ऐसा उनका मानना है। और फिर एक तीसरा पक्ष है कि जो कि इमैनुअल कैंट को विशिष्ट बनाता है, हालांकि इसकी आलोचना भी हुई है, वो ये कि इमैनुअल कैंट तो कॉस्मोपॉलिटनिज्म के दौर का दार्शनिक है, यानी 18वीं शताब्दी की एज ऑफ एनलाइटनमेंट का दार्शनिक है, जबकि सार्वभौमिकवाद का दृष्टिकोण चलन में था। लेकिन एक बड़ी विचित्र स्थिति ये पैदा होती है कि इमैनुअल कैंट तो सार्वभौमिकवाद के दौर का दार्शनिक है। एज ऑफ एनलाइटनमेंट जो थी वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म की एज है, लेकिन अपने ही जीवन में वो राष्ट्रवाद की बड़ी सशक्त प्रवृत्तियां उभरते हुए देखता है। और समीक्षकों का ऐसा मानना है कि इमैनुअल कैंट का जो प्रभाव कम हुआ वो शायद इसलिए क्योंकि जिस दौर में राष्ट्रवाद की प्रवृत्तियां बड़ी प्रबल रूप से उभर रही थीं, रोमांटिसिज्म का जो दौर आ रहा था, नेशनलिज्म का जो दौर आ रहा था, उसमें इमैनुअल कैंट का कॉस्मोपॉलिटनिज्म थोड़ा अप्रासंगिक सा हो रहा था। और इसलिए भी विचार जगत में कैंट को वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई जो कि वो डिज़र्व करता है, ऐसा भी कुछ समीक्षकों का मानना है। यानी इमैनुअल कैंट तो कॉस्मोपॉलिटनिज्म के दौर की उपज है, लेकिन जब उसके चिंतन का जो आखिरी दौर चल रहा है उस समय राष्ट्रवाद की प्रवृत्तियाँ, नेशनलिज्म की प्रवृत्तियाँ, रोमांटिसिज्म की प्रवृत्तियाँ बड़ी सशक्त होकर उभर रही हैं। और इस क्रॉस फायर में इमैनुअल कैंट कहीं खो जाता है, क्योंकि जो उसकी वैचारिक विचार भूमि है वो अब उस दौर की विचार भूमि नहीं रह गई है जिसमें वो अब विदाई ले रहा है। तो ये पक्ष भी इमैनुअल कैंट के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस दृष्टि से दर्शन के इतिहास में या राजनीतिक दर्शन के इतिहास में इमैनुअल कैंट का महत्व है, प्रभाव है। और एक प्रकार से डेकार्ट के बाद आधुनिक दर्शन का जो एक कहा ही गया कोपरनिकस एक रेवोल्यूशन जो होती है इमैनुअल कैंट के साथ होती है, उसने बिल्कुल विचार दृष्टि को बदलने का काम किया। तो इस दृष्टि से इमैनुअल कैंट आधुनिक दर्शन में एक और वाटरशेड पॉइंट पर खड़ा है और एक और वाटरशेड पॉइंट को क्रिएट करता है। इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए।